नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजय राठौर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बेटा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स सांख्यिकी जो लगभग आपके सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सामान्यतः अगर आप राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए एक विशेष क्लास लेकर के आया हूं। इस क्लास में मैं आप लोगों को स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा। पहले थ्योरी पार्ट पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कभी कभी थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाता है और कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ये जो क्लास शुरू होने जा रही है, ये क्लास आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड में, रीट लेवल 2 में, पटवारी सीईटी में, इन सभी में इसके क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो बेटा आओ शुरू करते हैं बेटा सांख्यिकी। देखो सांख्यिकी का मतलब क्या है, सांख्यिकी की विशेषताएं क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो सांख्यिकी का मतलब है आंकड़ों को जमाना। सूचनाएं बनाने के लिए हमें आंकड़े चाहिए और आंकड़े तब मिलेंगे जब आप उन्हें अरेंज करोगे। तो ये सब शुरू जो होता है आप लोगों का, वो कहां से शुरू होता है? तो आपकी सांख्यिकी जो शुरू होगी बेटा, वो कहां से शुरू होगी? आंकड़ों से शुरू होगी, आंकड़ों से शुरू होगी, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में डेटा कहते हैं। और मेरे हिंदी माध्यम वाले बच्चों, आप अंग्रेजी वर्ड्स याद रखें स्टैटिक्स के, क्योंकि इसके हिंदी ऐसे ऐसे शब्द हैं कि आप लोग याद नहीं कर पाओगे, और याद होगा तो मिसमैच हो जाएगा बेटा। तो पहला तो आंकड़े, और आंकड़े को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? डेटा। इसका हिंदी में एको नाम है बेटा समंक। हिंदी में एको नाम है बेटा समंक। समंक, इन्हें समंक के नाम से भी जानते हैं, समंक के नाम से भी जानते हैं। अब आंकड़े क्या है? तो आंकड़ों का मतलब है बेटा कच्ची सूचना। कच्ची सूचना, रॉ मटेरियल। सूचना के लिए जो मटेरियल होता है उसी को हम लोग आंकड़े कहते हैं, डेटा कहते हैं। ऐसी कोई परिभाषा आपसे नहीं पूछेंगे, बस बताया जा रहा है कि आंकड़ों का मतलब रॉ मटेरियल है। पता है, जब आंकड़ों को हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से एक व्यवस्थित क्रम से जमा देते हैं तो वह आंकड़े क्या कहलाते हैं बेटा? सूचना कहलाते हैं, सूचना कहलाते हैं। यानी डेटा को जब सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर दिया जाता है तो वह इंफॉर्मेशन हो जाती है, इंफॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह की परिभाषाएं नहीं पूछी जाएगी, और हम लोग सवालों के दीवाने हैं। हमें इतना डीपली भी नहीं घुसना इसके अंदर, बस हमें यह चाहिए कि हमारे एग्जाम हॉल में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा। आइए, अगर आप लोगों ने इसे कंसंट्रेशन से देखा है तो इस बात की गारंटी है कि स्टैटिक्स का क्वेश्चन आप लोगों का होने वाला है। लगभग 3 क्लास में स्टैटिक्स पढ़ाई जाएगी। यह आज इसकी पहली क्लास है, यह इसकी पहली क्लास है। तो स्टैटिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोग आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। आंकड़े कितने प्रकार के हैं, आओ सबसे पहले इस बात का डिस्कशन करते हैं। स्टैटिक्स के अंदर सबसे पहले जो शुरू किया जा रहा है बेटा, वो क्या शुरू किया जा रहा है? आंकड़े। यानी आंकड़ों को अंग्रेजी में हमने क्या कहा बेटा? डेटा कहा। ये टेबल आपके लिए महत्वपूर्ण है बेटा, सब कुछ यहीं से मिलेगा आप लोगों को, एक एक बात को समझाया जाएगा। अब आंकड़ों को हमने पार्टिसिपेट किया, वर्गीकृत किया बेटा। पहले हमने आंकड़ों को संग्रहण के आधार पर 2 भागों में बांटा है। सुन रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? पीछे देखें आप लोग, आंकड़ों को संग्रहण के आधार पर, संग्रहण मतलब कलेक्शन। जब आप लोग अपना सिलेबस देखेंगे तो वहां पर आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी संग्रहण के आधार पर, संग्रहण के आधार पर, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, संग्रहण के आधार पर हम लोगों ने आंकड़ों को दो भागों में बांटा है। पहला तो है प्राथमिक आंकड़े, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्राइमरी कहते हैं, इतना आप लोगों को समझ आता है। और दूसरा जो है आप लोगों का द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों को हमने मूल आंकड़े कहा है, और द्वितीयक आंकड़ों का हिंदी में एको नाम है गौण आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े जिसे अंग्रेजी में हम सेकेंडरी कहेंगे, और प्राथमिक जिसे हम लोग प्राइमरी कहेंगे। इतनी इंग्लिश आती है आप लोगों को, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। प्राइमरी आंकड़े क्या है, क्या परिभाषा है? परिभाषा नहीं समझनी है, आपको इसका मीनिंग समझना है। मीनिंग, परिभाषा वाले एग्जाम की तैयारी नहीं चल रही है, हमें मीनिंग समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। प्राथमिक आंकड़े क्या है? तो प्राथमिक आंकड़े क्या है बेटा? तो प्राथमिक आंकड़े जो सबसे पहले खोजकर्ता ने तैयार की हैं, जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, उन्हें हम लोग
प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, यानी ऐसे आंकड़े जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है। अगर आप लोग मान लीजिएगा आपसे कोई साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, परावर्तन अपवर्तन के बारे में पूछा गया, आपने कहा कि अपवर्तन ऐसा होता है, परावर्तन ऐसा होता है, फला फला किताब हमने देखा है, यही तो कहेंगे। ऐसा तो ही पैदा होते तुम्हें पता चल गया था परावर्तन अपवर्तन, कहीं ना कहीं किताब में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं किसी ने पढ़ाया होगा। तो ये सब सेकेंडरी हो गए बेटा। जहां रेफरेंस नहीं आता है, जो पहली बार आए हैं, उन आंकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत सरकार द्वारा हमारे प्यारे भारत देश की जनगणना, जनगणना का जो आंकड़ा है, जो भारत देश ने सर्वे किया है, वह सर्वे का जो रिजल्ट है, वह सर्वे का रिजल्ट क्या कहलाएगा, प्राथमिक आंकड़ा कहलाएगा। सुन रहे मेरी बात? यानी सर्वे सर्वे सरकार द्वारा जितने भी सर्वे किए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या बेटा, प्राथमिक आंकड़े, मूल आंकड़े, ओरिजिनल आंकड़े हैं। आप मान लीजिएगा कोई शोध करता है, आपने पीएचडी की और कोई एक नई बात बताई, नया शोध बताया, तो वह भी आप लोगों का क्या कहलाएगा, प्राथमिक आंकड़ा कहलाएगा। साथियों, ये थ्योरी पार्ट चल रहा है और आंकड़ों से भी हमारे राजस्थान में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर हम लोग बात करें और क्या है, कोई समिति का गठन किया है, उस समिति का मान लो कोई कांड हो गया या किसी तरह का गवर्नमेंट के अंदर कोई घपला हो गया है, तो फिर एक समिति बनाई जाती है कि भैया ये समिति इसकी जांच करेगी, और समिति की जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी क्या होगा बेटा, प्राथमिक आंकड़े होंगे, प्राथमिक आंकड़े होंगे। जो पहली बार आए हैं, पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, उन सभी आंकड़ों को हमने क्या बोला, प्राइमरी डेटा बोला, मूल आंकड़े बोला। जहां कोई रेफरेंस नहीं होता है, जहां कोई रेफरेंस नहीं होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जहां पर रेफरेंस नहीं होता बेटा, समझ आ रही क्या बात? जहां रेफरेंस नहीं होता है वह क्या है, प्राथमिक आंकड़े हैं। उदाहरण में आगे बताऊंगा आप लोगों को, उदाहरण में आगे बताऊंगा कि क्या क्या उदाहरण है प्राथमिक आंकड़ों के। आओ उदाहरण देखते हैं, प्राथमिक आंकड़ों के उदाहरण। बायोग्राफी, शोध प्रबंध, समितियों और आयोग की रिपोर्ट, भारत देश द्वारा, भारत सरकार द्वारा सेंसस, भारत सरकार द्वारा भारत देश की जनगणना, ये सब जो हैं वो आपके प्राथमिक आंकड़ों के उदाहरण हैं। आंकड़ों को, अरे 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 बोलो, आंकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, समंक कहते हैं। आंकड़ों को हमने क्या कहा, समंक कहा। हाँ, हिंदी में भी याद रखना पड़ेगा साथियों, नहीं तो फिर इंग्लिश में याद रखिएगा। ये आंकड़ों का जो वर्गीकरण हुआ है वो किसके आधार पर है बेटा, कलेक्शन। कलेक्शन मतलब कैसे आपने अर्जित किया है, उस हिसाब से आंकड़े दो प्रकार के हैं, प्राइमरी और द्वितीय। तो ये प्राइमरी के उदाहरण है बेटा, प्राइमरी के उदाहरण है। अगर आप लोग भी किसी की जीवनी लिखते हैं या आप लोगों की जीवनी खुद नहीं लिख दी आपने, ऑटोबायोग्राफी, तो वह भी आप लोगों की क्या कहलाएगी बेटा, प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। क्या प्राथमिक आंकड़े का क्लियर है क्या, बोलो यस या नो? बिल्कुल। आइए अब प्राथमिक आंकड़ों के बाद हम लोग बात करते हैं द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े बेटा इन्हें फेयर कर ले आप लोग। मैं राजस्थान की परीक्षा के जितने भी पेपर हैं जिनमें स्टैटिक्स है सिलेबस में, उन सब के क्वेश्चन और उन सबको आधार मान करके आपके सामने स्टैटिक्स रखना हो। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करोगे अगर आप नहीं पढ़ लिया। पढ़ने को तो स्टैटिक्स अगर हम पढ़े तो बहुत बड़ी है बेटा। अगर कोई बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो वहां भी एक स्टैटिक्स की अलग से किताब चलती है, मैथ्स वाले बच्चों को अलग से चलती है। हमें इस तरह का कोई खोज नहीं करनी बेटा, हमें कोई प्राथमिक आंकड़े नहीं बनाने हैं। आपका काम चल जाएगा बेटा, बेस्ट बेस्ट चलेगा। और मेहनत की गई है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां स्टैटिक्स आती है, उसके साथ शेयर जरूर करें बेटा आप लोग। अब आता है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, और सेकेंडरी को हमने हिंदी में क्या कहा, देखो इंग्लिश में तो पता चलेगा, लेकिन हिंदी में एक और क्या नाम है, गौण समंक। गौण समंक यानी कि द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े वो हैं जो किसी रेफरेंस के साथ है। आप कोई भी, जैसे आपने कोई क्वेश्चन का आंसर बताया तो मैं पूछूंगा कि भैया ये कहां से आया, तो आपको उस किताब से पढ़ा था,
फला फला जगह से पढ़ा था, जहां रेफरेंस आ जाता है वह आप लोगों के द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा भारत देश की जनगणना तो प्राथमिक हो गया, लेकिन ज्योग्राफी वाले सर द्वारा आप लोगों को भारत देश की जनगणना के बारे में बताना द्वितीयक हो गया। समझ आ रही क्या बात आप लोगों को? जहां रेफरेंस है वो सारे के सारे क्या होंगे? द्वितीयक आंकड़े होंगे, सेकेंडरी आंकड़े होंगे। क्या क्या उदाहरण है सेकेंडरी आंकड़ों के, वह समझिएगा आप लोग। वेबसाइट, हेलो, वेबसाइट, बुक्स, जनगणनाओं के आंकड़े, टैक्स रिपोर्ट, ये सारी की सारी क्या बेटा, और समाचार पत्र, समाचार पत्र, ये सब आप लोगों के किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं? तो आप कहोगे कि ये सारे के सारे सेकेंडरी डेटा के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो किसके उदाहरण हैं? सेकेंडरी डेटा के उदाहरण हैं। इन एग्जाम्पल से ही आप लोगों को क्लियर करना है कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। क्या आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में समझ आ गया क्या? अब अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में समझ में आ गया तो ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आंकड़े पढ़ रहे हैं, और आंकड़ों के अंदर हम लोगों ने संग्रहण के आधार पर आंकड़ों को दो प्रकार का समझा है। अब बात करते हैं व्यवस्था के आधार पर, बात करते हैं अरेंजमेंट के आधार पर। अरेंजमेंट के आधार पर हमने आंकड़ों को दो प्रकार से विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? संग्रहण के आधार पर, संग्रहण के आधार पर आप लोगों के अवर्गीकृत और वर्गीकृत। बेटा अवर्गीकृत नॉर्मल डेटा 5, 6, 10, 11, जैसे मैं कहूँ कि अपनी कक्षा में कितने विद्यार्थियों की एज लिखनी है या आपके मार्क्स लिखने हैं, तो सब अवर्गीकृत आ गए बेटा, अवर्गीकृत आ गया। और उसके बाद आता है वर्गीकृत। वर्गीकृत को अंग्रेजी में कहा गया ग्रुप डेटा, और अवर्गीकृत डेटा को क्या कहा गया? दोबारा बताता हूं। अवर्गीकृत मतलब अनग्रुप डेटा, और वर्गीकृत मतलब ग्रुप डेटा। और ग्रुप जानते हैं आप लोग, ये वही स्टैटिक्स है बेटा जो आपके 10th क्लास में आया करती थी, बस वहां हम लोगों ने सवाल किए थे। यहां हमें थ्योरी समझना जरूरी है। वर्गीकृत जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सारे के सारे जहां वर्ग आ जाता है वह क्या कहलाएंगे? वर्गीकृत आंकड़े कहलाएंगे। और जहां नॉर्मल इस तरह के आ जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? अवर्गीकृत कहलाएंगे। परिभाषा नहीं लिखनी है, सुनना है, समझना है। जब आप इसे नोट करो तो इतना ही नोट करें, रजिस्टर नहीं भरने आप लोगों को। आप लोग अपनी पढ़ाई को रजिस्टर से ना तोलें बेटा, पढ़ाई करें, सटीक नोट्स बनाएं, उसी में सार है। नहीं तो पढ़ने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ है बेटा, और जितने ज्यादा ग्रंथों के चक्कर में पढ़ोगे उतना ही कम स्कोर होगा। स्टैटिक्स का बिल्कुल सटीक लिखाया जा रहा है बेटा। इससे अगर आपका क्वेश्चन मैच नहीं हुआ तो कितना ही पढ़ लो, फिर नहीं होगा बेटा। हो सकता है एग्जामिनर चाहता ही है कि फर्स्ट ग्रेड का बच्चा कर ही नहीं पाए, तो अलग बात। तो कोशिश की गई है कि आपका आंसर, आपके क्वेश्चन यहां से इस तरह के कहीं ना कहीं थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे। अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अब बात करते हैं यार वर्गीकृत डेटा की। अगर हम लोग बात करें ग्रुप डेटा की, वर्गीकृत आंकड़ों की बात करें, तो वर्गीकृत आंकड़े जो है वो दो प्रकार के हमने समझे हैं। एक तो कौन से समझे बेटा? कंटिन्यू, यानी कि ये तो हो गया डिसकंटिन्यू, और ये हो गया आप लोगों का अखंडश। बेटा खंडश मतलब 0 से 10, 15, 0 से 10, 10 से 15, जहां वर्ग अंतराल अलग अलग चल रहा हो बेटा, 15 से 25, ये सब क्या बेटा? खंडश है। ये सब क्या है? खंडश है। और अखंडश क्या होंगे आप लोगों के? अखंडश क्या होंगे? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सारे के सारे क्या बेटा? खंडश है। अखंडश, माफ कीजिएगा, अखंडश। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये आपके अखंडश हो गए, और ये आपके खंडश हो गए। देखते ही पता चल गया होगा कि खंडश में क्या है कि वर्ग अंतराल अलग अलग हो रहा है। वर्ग अंतराल क्या हो रहा है बेटा? अलग अलग हो रहा है। कि ऐसे भी हो सकता है 0 से 10 हो गया, 11 से 15 हो गया, मतलब अनशन चल जाता है। और एक आता है अखंडश विधा। अखंडश विधा में देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सारा चल रहा है। ये 0 जो है निम्न सीमा है, और 10 जो है क्या है? उच्च सीमा है। उच्च सीमा
और निम्न सीमा का जो अंतर है उसी को हम लोगों ने क्या बोला, उसी को हमने क्या बोला, वर्ग अंतराल बोला, उसी को क्या बोला, वर्ग अंतराल बोला। अगर आपको आंकड़ों का परास निकालना है तो परास का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम आंकड़े में से आपको क्या कम करना है, मिनिमम आंकड़ा कम करना है, मैक्सिमम से मिनिमम कम करना है। वर्ग अंतराल तो ये हो गया बेटा, और परास का मतलब मैक्सिमम से आपको मिनिमम कम करना है, मैक्सिमम से आपको क्या करना है, मिनिमम कम करना है। ये आप लोगों का मिनिमम है और ये आप लोगों का मैक्सिमम है, अगर इसके अनुसार निकालना है तो परास यानी जिसे रेंज कहा जाता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। फिर इसकी वर्गीकृत आंकड़ों की एक विधा और है बेटा, वो है समावेशी और एक है अपवर्जी। समावेशी और अपवर्जी, समावेशी और अपवर्जी। देखो समावेशी का मतलब क्या है, समावेशी वह है, समावेशी देखिएगा, पहले मैं पैटर्न लिखता हूं समझ में आएगा आपको। 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30। और अपवर्जी मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है कि यार ये 10 ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, तो ये विधा के अनुसार, मेथड के अनुसार समझना पड़ेगा कि अगर ये समावेशी है, अगर समावेशी में क्या होता है बेटा, समावेशी में क्या होता है, तो जवाब आया समावेशी में ऊपरी सीमा का मान शामिल होता है, ऊपरी सीमा का मान क्या होता है, शामिल होता है। और अपवर्जी में क्या है, जो आपकी उच्चतम सीमा है उसका मान शामिल नहीं होता है, उच्चतम सीमा का मान उच्चतम सीमा का मान शामिल नहीं होगा बेटा, उच्चतम सीमा का मान शामिल नहीं होगा। ये वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में, ये नोट करने ही पड़ेंगे बेटा आप लोगों को, बिल्कुल सटीक। बहुत कम पेजों में स्टडीज खत्म कर जाऊंगा मैं आप लोगों की और वहीं से काम चल जाएगा। तो ये आंकड़ों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। स्टैटिक्स में संग्रहण के आधार पर और व्यवस्था के आधार पर ये आंकड़े हैं और ये इनके उदाहरण हैं बेटा। ये वर्गीकृत और प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के ये उदाहरण हैं, ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम स्टैटिक्स के पड़ाव को आगे बढ़ाते हैं। स्टैटिक्स के पड़ाव को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे अब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ध्यान से सुनिएगा, क्या पढ़ा जा रहा है बेटा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 होते बेटा, माध्य, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला गया बेटा, मीन बोला गया। क्या बोला गया, मीन बोला गया। माध्यिका को अंग्रेजी में क्या बोला गया, मीडियन बोला गया। और बहुलक को अंग्रेजी में क्या बोला गया, मोड बोला गया। इनके रिप्रेजेंट के सिंबल देखें तो इसका एक्स बार है, इसका कैपिटल एम है और इसका स्मॉल जेड है। ये इनके सिंबल हैं। अब आप तो ये सिंबल को चाटेंगे कि इनके मीनिंग क्या है। जी हाँ, आगे हम जब भी माध्यिका की बात करेंगे तो वहां एम लिखेंगे, जहां बहुलक की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग जेड लिखेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए अब इनके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, माध्य क्या है। देखो माध्य जो है, जैसा कि हमने औसत पढ़ा, जैसा कि हमने औसत पढ़ा है और जैसा कि हमने औसत पढ़ा है, तो औसत के अंदर आप लोगों का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या आता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या आता है। सेम यहां पर भी वही है, माध्य वही औसत है बेटा। माध्य क्या है, औसत है। और माध्य की खास बात, आगे इनको एक एक करके समझेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितनी भी खास बातें वो पहले बता दूं आपको। माध्य यानी कि औसत बेटा, और इसका मतलब वही होता है योग बटा संख्या। ज्यादा सूत्रों के चक्कर मत पड़ो, सूत्र सीख लिया आपने, माध्य बराबर समीशन, ये समीशन बेटा, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ। इस तरह की चीजें अपने आप को आप लोग इतनी कॉम्प्लिकेट चीजें में मत उलझाओ, सीधा सा योग बटा संख्या होता है, माध्य योग बटा संख्या होता है। अच्छा, अगर आप लोगों को समांतर माध्य निकालना है, अब मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 4 5, इनका अगर आप समांतर माध्य निकालोगे तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करेंगे,
और राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करेंगे तो औसत जो आएगा या माध्य जो आएगा वो 3 आएगा। लेकिन अगर 5 की जगह आप 6 कर दोगे तो अलग आएगा, 1 की जगह 4 कर दोगे तो अलग आएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि माध्य जो है वो सभी आंकड़ों पर डिपेंड करता है बेटा। मैं पूरा कंक्लूजन ही इस स्लाइड में बताऊंगा आप लोगों को, सभी आंकड़ों पर निर्भर, सभी आंकड़ों पर डिपेंड करता है बेटा, सभी आंकड़ों पर डिपेंड करता है। अगर एक आंकड़ा भी इधर का उधर हो गया, अगर एक आंकड़ा भी बेटा इधर का उधर हो गया तो फिर आप लोगों का समांतर माध्य बदल जाएगा। फिर एक और चीज समांतर माध्य का मान चित्रों की सहायता से नहीं ज्ञात किया जा सकता, चित्रों की हेल्प से नहीं ज्ञात किया जाता। यानी समांतर माध्य का जो मान है साथियों, समांतर माध्य का मान राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही होगा। इसके लिए किसी भी चित्र की आवश्यकता नहीं होती है, या ये कहें कि कोई ऐसा चित्र बना ही नहीं जो समांतर माध्य को परिभाषित कर पाए। समांतर माध्य की खास बात, माध्य औसत सभी आंकड़ों पर निर्भर करता है। समांतर माध्य का मान चित्रों की हेल्प से नहीं ज्ञात किया जा सकता है, चित्रों की हेल्प से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। फिर आगे बढ़े हम लोग माध्य का। बेटा माध्य का वह आंकड़ा है जो बीच में पाया जाएगा, वह आंकड़ा है बेटा। इनको मैं 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्लाइड में पूरा कंक्लूजन आ जाए ताकि आप आखिर तक नहीं भी पहुंचो तो भी यहां तक का मामला समझ में आ जाए। माध्य का वह आंकड़ा जो मिड में पाया जाता है बेटा, बीच में पाया जाता है। और माध्यिका का मान देखो सीमांत आंकड़ों पर डिपेंड नहीं करता, सीमांत मतलब लास्ट वाले आंकड़ों पर। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार 1 2 3 4 5 है, देखो बीच में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके मतलब इसकी माध्यिका कितनी 3 है। अब मैंने 5 की जगह 8 कर लिया तो भी माध्यिका कितनी 3 है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि माध्यिका का जो मान है वो सीमांत आंकड़ों पर डिपेंड नहीं करता है। सामान्यतः माध्यिका का मान सीमांत आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता। माध्यिका का मान सीमांत आंकड़ों पर डिपेंड नहीं करता। बेटा सुन रहे हो मेरी बात, माध्यिका का मान सीमांत आंकड़ों पर डिपेंड नहीं करता, ये सब पूछे गए बेटा। फिर तीसरी बात संचयी बारंबारता आवर्ती वक्र की सहायता से। माध्यिका का जो मान है वह संचयी बारंबारता आवर्ती वक्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। यानी कि माध्यिका जो है उसका अगर आपको मान ज्ञात करना है, माध्यिका का अगर आपको मान ज्ञात करना है तो माध्यिका का जो मान है वह कौन से चित्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, कौन से चित्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो आपका जवाब आएगा कि माध्यिका का जो मान है वह संचयी बारंबारता आवर्ती वक्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। कौन से चित्र की सहायता से, संचयी बारंबारता आवर्ती। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या, ये नया टर्म क्या है, संचयी बारंबारता आवर्ती वक्र क्या है। धैर्य रखो, सब बता दिया जाएगा। और कोई नहीं पूछे आपसे क्या होता है, आपसे तो ये पूछेगा कि बताओ निम्न में से कौन से चित्र की सहायता से माध्यिका का मान ज्ञात किया जाता है। तुम उछल के बोलना संचयी बारंबारता आवर्ती वक्र। इसे एक और नाम दिया गया हिंदी भाषा में तोरण चित्र। क्या नाम दिया गया, तोरण चित्र के नाम दिया गया तोरण चित्र, और इंग्लिश में ओगिव कर्व भी कहा जाता है। ये सब इसके नाम है। मेरा कंक्लूजन चल रहा है मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी का। फिर और आगे बढ़े, अगर हम लोग देखें तो बहुलक की बात करें। अब हम लोग बहुलक जैसा कि नाम से पता चल रहा है वह आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार होता है उसे हम लोगों ने क्या कहा, बहुलक कहा। भाड़ में गई परिभाषा।
पहले बहुलक की प्रॉपर्टी क्या है उसे समझे। जो सबसे ज्यादा होता है बेटा, जो सबसे ज्यादा होता है उसे हमने क्या कहा बेटा, बहुलक कहा। उसे हमने क्या कहा, बहुलक कहा। फिर और क्या है, तो बहुलक यह भी सीमांत आंकड़ों पर डिपेंड नहीं करता बेटा, सीमांत आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता। समझ में आ रही क्या बात, सीमांत आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता। प्रश्न पूछा गया बेटा, देखो प्रश्न निकालता हूं। हाँ ऐसा क्वेश्चन। अच्छा ये भी देख लो, मुद्रित लिपि यानी प्रिंट, प्रिंट लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को हमने जाना बेटा, फर्स्ट ग्रेड में आया है। मैंने कहा ना अखबार वगैरह ये सारे के सारे क्या बेटा, द्वितीयक आंकड़े। कौन से बेटा, द्वितीयक आंकड़े। तो एक और बात बताऊं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दो ही चीजें होगी, या तो साला प्राथमिक होगा या फिर द्वितीयक होगा। और आपके ऑप्शन आते चार, तो 5 आते लेकिन 4 ही ना मेन के, और आपके 4 आते हैं। और एग्जामिनर के पास मात्र कितने ऑप्शन है, 2, या तो प्राथमिक होगा या द्वितीयक होगा। कभी कभी वो मिलान भी करवा दे, वो अलग बात है। तो अगर वो ऐसे ही ऑप्शन आते हैं तो बेटा ये दोनों तो टाइम पास के लिए दिए हैं, उसके पास 4 आइंदा क्या दूं, तो ये दे दिया। ये फर्स्ट ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, प्राथमिक आंकड़े और ये द्वितीयक आंकड़े। तो ये द्वितीयक आंकड़ों का उदाहरण है। ये रहा। मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन देखो कैसा आया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है, हट छोटा, प्रभावित होता है। माध्यिका का मान आवर्ती चित्र से प्राप्त ज्ञात किया जाता है। अरे अरे अरे, माध्यिका का मान आवर्ती चित्र की सहायता से नहीं, संचयी, संचयी कमुलेटिव, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आवर्ती वक्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो ये भी गलत, हट हट। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है, बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो ये आपका 100% सत्य होगा, क्योंकि बहुलक का मान सभी सीमांत आंकड़ों पर या सभी आंकड़ों पर डिपेंड नहीं करता है। और देखो दोनों एक दूसरे की विरोधाभास कर रहे हैं, तो इससे एक बात समझ आती है कि तुक्का लगाना तो इन दोनों से होगा, क्योंकि ये कहता है कि भैया डिपेंड करता है, ये कहता डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब या तो ऊपर वाला सत्य होगा तो नीचे वाला सत्य नहीं होगा। तो बचे ही दो थे आपके पास, सभी होता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे कैसे सही हो सकते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि थ्योरी वाला पार्ट भी आपको कंप्लीट करना चाहिए। इस पौन घंटे की क्लास में, 40-50 मिनट की क्लास में आपकी स्टैटिक्स की थ्योरी डन डनाडन डन डन हो जाएगी। तो आइए अगले पैटर्न की तरफ देखते, कहां गया मेरा, वापस से आजा रे आजा। तो बहुलक सीमांत आंकड़ों पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है, और ये सभी आंकड़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका मान किसकी सहायता से निकाला जाता है, आयत चित्र की सहायता से। बोलो कौन से चित्र की सहायता से, आयत चित्र की सहायता से। बोलो बहुलक का मान, बहुलक का मान कौन से चित्र की सहायता से, कौन हिस्टोग्राम कौन से चित्र की सहायता से, आयत चित्र की सहायता से। आयत चित्र की सहायता से हम बहुलक का मान ज्ञात करते हैं, बहुलक का मान ज्ञात करते हैं। आओ साथियों दोबारा बताता हूं, माध्य का मान कोई से भी चित्र से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। फिर बात करें अगर हम लोग बहुलक की, तो आयत चित्र से, और माध्य का ओघ्यू तोरण चित्र या संचय बारंबारता आवर्ती वक्र की सहायता से हम लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं। क्या बात समझ आ गई कि आप लोगों को। फिर आगे बढ़े हम लोग, यहां तक का मामला समझ आ गया कि आप लोगों को ये महत्वपूर्ण है बेटा, महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इनके संबंध की। बात करें तो सबसे करोड़ों की बात बेटा, करोड़ों की बात, करोड़ रुपए लूंगा नहीं, बस बता रहा हूं। माध्य का, माध्य और बहुलक में संबंध, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, यानी एम एक्स और जेड में संबंध। 50% संभावना है बेटा कि इस संबंध से आप लोगों को प्रश्न मिल सकता है, इस संबंध से आपको प्रश्न मिल सकता है। माध्यिका, माध्य, बहुलक से संबंध। 3 दिन स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा बेटा, ये 3 क्लासें हैं स्टैटिक्स की, और इन 3 क्लासों को अगर आपने देख लिया तो आपका काम 100% चलेगा।
यानी कि आज वाली क्लास तो देख ही रहे हैं आप लोग, ये वाली क्लास तो देख ही रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट भी देखना है, इसका थर्ड पार्ट भी देखना। अरे देख लेगा, उसी में कंप्लीट हो जाएगा। चलो आओ मेरे धुरंधर साथियों, सूत्र तो पता नहीं लोग क्या क्या बताते हैं, मैं हमारा जुगाड़ बताता हूं कि देखो सूत्र क्या है। 3m बराबर 2x प्लस जेड। 2x प्लस जेड, ये माध्य बेटा है ना, x बार वाला, ये इसका फॉर्मूला, ये z है, तुम कुछ भी समझ सकते हो। देखो अगर अल्फाबेट की बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश में कौन आता है, एम आता है कि एक्स आता है कि जेड आता है, आपको सर एम आएगा। और रीजनिंग पढ़ते हो आप लोग तो पहला कौन आएगा बेटा, एम आएगा, उसके बाद कौन आएगा बेटा, एम के बाद एक्स आएगा। और इन तीन की बात करें, सबसे पहले एम आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर जेड आएगा। तो हमने क्या लिखा भैया, एम, याद करने का जुगाड़, एम एक्स जेड। अच्छा तीन बराबर क्या होता है, बोलो तीन बराबर क्या होता है, तो आपको कि तीन बराबर दो प्लस एक होता है, तो ये तीन यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या आएगा दो, और यहाँ क्या आएगा एक, खत्म। तीन बराबर दो प्लस एक, एम पहले आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर जेड आएगा। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखें। अगर आप इसे याद नहीं रखोगे तो आपका काम अटकेगा और 100% अटकेगा। तो आप याद रखिएगा 3m बराबर 2x प्लस जेड, 3m बराबर 2x प्लस जेड। अब किताबों में ये नहीं मिलेगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाता है, पर आप लोग ऐसे ही समझना, ऐसे ही समझना, वो किसी भी प्रकार से आपको अनशन रख देगा। कभी कभी किताबों में आपको ऐसे दे देता है बेटा, ध्यान से सुनना, किस तरह से आपको देता है कि 3m है तो इसको तो लिखा 2m, बस बता रहा हूं मैं, प्लस m 2x प्लस जेड। फिर क्या किया गया, इस z को इधर लाया, m माइनस जेड, और इस 2m को उधर ले गया, 2x माइनस 2m। अब क्या बोलेगा, देखो सूत्र बना दिया नया, माध्यिका माइनस बहुलक बराबर दो, माध्य माइनस माध्यिका, और ये दो कॉमन ले लिया बेटा उसने, तो नई चीज बना दी। तो आपको घबराना नहीं है, आप इसे सोल्व करोगे तो यही बात आएगी। और यार ये तो गणित है यार, कभी कभी चार को 3 प्लस 1 लिख दिया गया, कभी 2 प्लस 3 लिख दिया, 2 प्लस 3 लिख दिया, कभी 2 प्लस 2 लिख दिया, कुछ भी लिख सकता है। तो आप लोगों को सोल्व करके देखना है, अगर सोल्व करके ये आता है तो दैट मींस वो फॉर्मूला है। कभी कभी हमारे स्टैटिक्स के अंदर, कभी कभी स्टैटिक्स के अंदर वो सीधा आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि बताइए बताइए माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध स्थापित करने वाला फॉर्मूला निम्न में से कौन सा है। अगर वो फॉर्मूला पूछे तो बेटा आप लोगों को ये नहीं मिलेगा, तो आप क्या करना, ऑप्शन को सोल्व कर करके देखना। जब आप ऑप्शन को सोल्व कर करके देखोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, वो ऑप्शन आपका सही होगा। ये करोड़ों की बात है बेटा, करोड़ों की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं स्टैटिक्स में, ये तो कोई क्वेश्चन था, थोड़े से देखो, ये सब क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है। यदि माध्य बराबर ये है और यहाँ इनटू में उसने x लगा दिया है, या x का मतलब माध्य नहीं है तो x बराबर होगा। अच्छा इसने माध्य के बराबर लिखा है, हमें फॉर्मूला पता है 3m बराबर 2x प्लस जेड, ठीक है। हमें यहाँ माध्य के बराबर चाहिए, तो इस माध्य के बराबर चाहिए, तो इस z को मैं इधर लाया, समझे मेरी बात को, इस z को कहाँ लाया, इधर, क्योंकि माध्य के बराबर चाहिए तो z को इधर लाया, 3m माइनस जेड बराबर कितना हो गया, 2x हो गया। 3m माइनस जेड, और ये दो कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा, बराबर x, x का मतलब क्या था यहाँ पर, माध्य था। यानी कि क्या बन गया बेटा, क्या बन गया, इसे और अच्छे से देखो, तो माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक, और ये 1/2। ऐसे सोल्व करके देखना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। अब आप ये सूत्र याद रखने बेटो, कुछ और पूछ लेगा, कुछ पूछ लेगा, यहाँ रटने थोड़ी आए हम लोग, और उम्र हो गई अब रटने में भी नहीं आता है। अरे उम्र हो गई है अब रटने में भी नहीं आता है, बच्चे थोड़ी आप लोग। तो माध्य बराबर क्या होगा, 3 माध्यिका माइनस बहुलक। समझ में आ रही क्या बात। और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटा, सरकारी सांड बनने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा किताबों को, और अगर किताबों को टाइम नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, फिर आप कहोगे 2 नंबर से अटक गया मामला, 3 नंबर से अटक गया मामला,
अरे भाई साहब, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां खेल ही एक नंबर का है, एक एक क्वेश्चन का खेल है। इसलिए आपको हर चीज, भले ही आप 100% ना पढ़े, कम से कम 95% तो पढ़े। आपको लग रहा है कि यहाँ यहाँ ये मैं कर सकता हूँ, कोई चीजें देखो ऐसे लग सकती है बच्चे को। जैसे कोई बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहा है, तो उसके समस्या आ जाएगी बेटा कि यार ये तो समझ में आ जाएगा, तो मान लो उसको बीजीय व्यंजक नहीं समझ में आ रहे हो, तो नहीं कर पाता, छोड़ दे यार, उसको नहीं कर पाएगा वो। पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारा ही छोड़ दें, कम से कम 95% सिलेबस करें, आपका काम अच्छे से चलेगा बेटा, और करना ही पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन की मगजमारी है। आओ इसे कंपेयर करेंगे हम लोग। तो ये आ गया माध्य, 3 माध्य का माइनस बहुलक, पूरा ऐसा कैसा ही। यहाँ x बराबर कितना आया, हाफ आया, 1/2 आया। x बराबर क्या आया, 1/2 आया। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख सकते हैं, वहां पर ये मिल जाएगा आप लोगों को। क्या बात समझ आ गई कि आप लोगों को? किसी के पिताजी में दम नहीं कि आपको मोटिवेट कर दे। जो सेल्फ मोटिवेट होता है आदमी, बच्चा, विद्यार्थी, वह कभी खत्म नहीं होता है। बाकी तो 2 दिन आप लोग कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, वाह छाती चोटी कर गए, उखाड़ूंगा उखाड़ूंगा, 2 दिन में ठंडा जाता है। तो सेल्फ मोटिवेट रखें अपने आप को, सेल्फ मोटिवेट रखें, उसी में सार है। किसी बारंबारता बंटन, ये 2013 के फर्स्ट का एग्जाम का क्वेश्चन है। किसी बारंबारता बंटन का माध्य, माध्य का कर्मशः ये और ये है, तो मोड यानी बहुलक ज्ञात करें। देखो ये तो एग्जामिनर की दया मानो कि उसने यहाँ ब्रैकेट में बहुलक लिख दिया है, नहीं तो पागल है वो नहीं भी लिखता भाई, वो कहते भाई साहब नहीं लिखो नहीं लिखो। इसलिए आपको इंग्लिश वर्ड्स, इनके नाम जो इंग्लिश में है वो याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को। इधर देखिएगा, किसी बारंबारता बंटन का माध्य, माध्य का ये, हमें तो एक ही बात याद है, 3m बराबर 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड। m फॉर माध्यिका, माध्यिका कितनी दी हुई है, 28 दी हुई है। 2, और आपको माध्य कितना दिया बेटा, 30 दिया हुआ है। मोड पूछा है, बहुलक पूछा है। 28 का गुणा 2 से किया तो कितना हो गया, 84 आ गया, और ये कितना आ गया, 30 दूने 60 आ गया। ये इधर आया बेटा, इधर पापा इधर बैठे, 84 में 60 चला गया तो कितना बच गया, 24 बच गया। तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। x बराबर 24, सॉरी मतलब x बोल दिया गलती से, z बराबर, और z क्या था बेटा आप लोगों का, बहुलक था, तो बहुलक कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। और उसने आपसे बहुलक ही पूछा है। ये पार्ट 1 चल रहा है स्टैटिक्स का, पार्ट 1 चल रहा है, ये तो करवाई दिया है, ये वाला हो गया बेटा। एक परीक्षा में 10 छात्रों के प्राप्तांकों की माध्यिका क्या होगी बेटा, ये अगर आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करते समय सबसे पहला, अभी हम लोग केवल इनका ओवरव्यू समझा हमने, माध्य, माध्यिका, बहुलक का। कल वाली क्लास में पूरा माध्य के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, फिर उसके बाद माध्यिका के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और उसके बाद बहुलक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे आप लोग, चिंता ना करें। तो आपसे पूछा गया कि भैया माध्यिका क्या होगी। माध्यिका ज्ञात करते समय सबसे पहले आपको आंकड़ों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना पड़ेगा, और आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए मतलब या तो आरोही में लिखेंगे या अवरोही में लिखेंगे, या तो असेंडिंग में लिखा जाएगा या फिर डिसेंडिंग में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इन आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, और असेंडिंग में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है 11, ये 11 आपका खत्म है आरोही क्रम में। 11 के बाद देखो आप लोग 12 आया है, 12 के बाद 14 आएगा, तो ये 11, 12, 14, ये देखो अब 18, सॉरी 18 आएगा, और 18 के बाद आप लोगों का 22 आएगा, और 22 के बाद 26 आएगा। तो 18, 22, 26, 22 भी आ गया, 26 भी आ गया। अब बोलो तो क्या आएगा, 30 आएगा, 30 के बाद 32 आएगा, 30 आया बेटा, 30 के बाद 32 आया, और 32 के बाद आपका 35 आया, और 35 के बाद आप लोगों का 41 आया। एक बार काउंट भी कर लो, हो सकता है कभी स्किप हो जाए जल्दबाजी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो माध्यिका निकालते समय आंकड़ों को आप लोगों ने कौन से क्रम में लिखा, तो आपने कहा कि भैया आरोही क्रम में लिखा गया है। अब माध्यिका वो होगी जो सबसे बीच में आएगा,
अब 10 के बीच में तो कैसे क्या पाएगा, और 10 के बीच में नहीं आ पाएगा तो चिंता ना करें, 10 के बीच में एक नहीं आएगा, 10 के बीच में 2 आएगा, 10 के बीच में 2 आएंगे। तो हमने क्या किया, कोई सूत्र पढ़ा ही नहीं अभी, तो 4 इधर से छोड़ दी बेटा और 4 इधर से छोड़ दी, तो बोलो क्या आया 22 और 26। तो माध्यिका क्या आएगी बेटा, बीच में आएगी, तो 22 और 26 के बीच में यानी 22 प्लस 26 48 हो गया, 48 में 2 का डिवाइड लगाया 24 आ गया, यानी कि यहाँ पर माध्यिका जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन और देखते बेटा। आज इस पार्ट में हमने केवल थ्योरी पढ़ी बेटा, और ये थ्योरी भी आपके काम आएगी, महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इसका सेकंड पार्ट देखना ना भूलें आप लोग। और अभी तक आपने अगर क्रैकर्स ऑफ कोटा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो आइए, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। तो प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, सबसे पहले 2 3, यानी कि भैया हमें संख्याओं का नॉलेज भी होना जरूरी है। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये तो होगी बेटा 8। 19 के बाद आप लोगों का आएगा 23, 23 के बाद आएगा 29, ये हो गई 10, 31 आएगा, 31 के बाद कौन आएगा, 37 आएगा। अच्छा 12 संख्या है तो बीच में जो है वो 2 संख्याएं आएगी, तो बीच में कौन कौन आ जाएगी, 10 5 इधर छोड़ दो और 5 इधर छोड़ दो, बोलो बीच में कौन आया, 13 प्लस 17 बटे में 2, 30 में 2 का भाग लगाया 15, यानी कि इनकी जो माध्यिका आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 15 आएगी। तो आप ढूंढना ना भूले बेटा, कल वाली क्लास या इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी आप देखें, तभी जाकर के आप लोगों का काम चलेगा। तो मिलते बेटा कल वाली क्लास में, लगे रहें, पढ़ते रहें, आप लोग डटे रहें, हार ना माने।